Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Hasnan. So this is the lecture 3 of our software design and architecture series. So आज के लेक्चर में हम one of the most important topic को कवर करने जा रहे हैं, that is trade off. सो ट्रेड ऑफ हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, और हम कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर की बात करेंगे और एक सिनेरियो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड ऑफ. सो व्हाट इज ट्रेड ऑफ इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर? ट्रेड ऑफ होते क्या हैं? ठीक है, सो ट्रेड ऑफ इज आर्किटेक्चरल डिसीजन इन विच इम्प्रूविंग वन क्वालिटी एट्रीब्यूट मे रिड्यूस और नेगेटिविटी अफेक्ट अनदर क्वालिटी एट्रीब्यूट. फॉर सपोज हमने जब हम छोटे थे तो हमने फिजिक्स वगैरह पढ़ी थी, और फिजिक्स में हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है. ऐसा ही है. तो हमारे पास ट्रेड ऑफ का भी यही एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी सा. कि ट्रेड ऑफ क्या होता है? हमारे पास एक ऐसे आर्किटेक्चरल डिसीजन होते हैं जिसमें हम एक चीज़ को तो बढ़ा रहे होते हैं मगर अल्टीमेटली दूसरी चीज़ डाउन जा रही होती है. ठीक है, एक चीज़ अप हो रही होती है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही होती है, मगर दूसरी चीज़ क्या हो रही होती है? डाउन जा रही होती है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है ट्रेड ऑफ का. ठीक है, अब ट्रेड ऑफ में कौन कौन से टाइप्स के हैं? आपको ट्रेड ऑफ का मतलब समझ में आ गया कि एक चीज़ को बढ़ाना आर्किटेक्चर के अंदर मगर दूसरी चीज़ उसके प्रोपोर्शनल में खुद ब खुद गिरती जाती है. ठीक है, तो हमारे पास ट्रेड ऑफ आते क्यों है? वाई ट्रेड ऑफ हैपेंस. सही है, तो ट्रेड ऑफ क्यों होते हैं? बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. लिमिटेड मनी होती है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, मेमोरी कम है, जीपीयूज कम है, सीपीयूज कम है. ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती है उसके ऊपर हमारे पास ट्रेड ऑफ अप्लाई होता है. तो ट्रेड ऑफ हमारे पास किस किस तरीके के हमारे पास होते हैं? ठीक है, तो ट्रेड ऑफ हमारे पास टाइम की वजह से हो सकता है, रिसोर्स की वजह से हो सकता है, मतलब हाउ फास्ट सिस्टम रिस्पॉन्ड, कितनी जल्दी सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है. रिसोर्स की वजह से हो सकता है, रिलायबिलिटी की वजह से हो सकता है, और अवेलेबिलिटी की वजह से हो सकता है. ठीक है, मगर हमारे जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के ट्रेड ऑफ्स हैं मोस्टली जो आपने समझना है. पहला है हमारे पास ट्रेड ऑफ है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का. सो ट्रेड ऑफ बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये क्या चीज़ है? देखें, स्केलेबिलिटी की टर्म को समझे और परफॉर्मेंस को समझे. तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, स्केलेबिलिटी मीन्स कि सॉफ्टवेयर अपने आप को स्केलेबल करे. स्केलेबल मीन्स बढ़ाए. किस तरीके से? फॉर सपोज अगर मेरे सॉफ्टवेयर पे 100 लोग हैं और अचानक से मेरे सॉफ्टवेयर पे 1000 लोग आ जाते हैं या 10,000 लोग आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा? सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड पड़ेगा. ठीक है, जब सॉफ्टवेयर या मेरे कोई सिस्टम के ऊपर, मैनेजमेंट सिस्टम पे लोड पड़ेगा, तो वो अगर वो लोड को बर्दाश्त कर लेता है, उसको हैंडल कर लेता है, तो इट मीन्स मेरा सॉफ्टवेयर स्केलेबल है. बिकॉज वो जितने भी मैं उसके ऊपर यूजर्स लेके आऊँ, इट इज़ स्केलेबल. तो वो क्या होगा? डेटा लॉस नहीं होगा, वो मेरा सिस्टम डाउन नहीं होगा, ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेगा, तो इट इज़ स्केलेबल. ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस आपको सबको पता है. परफॉर्मेंस का मतलब होता है स्पीड या एफिशिएंसी. कितना जल्दी मेरा सॉफ्टवेयर मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है अगर मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. लाइक मैंने किसी बटन पे क्लिक किया तो कितनी जल्दी वो टैब खुल रहा है, कितना जल्दी मेरे यूआई के ऊपर चीज़ें या कॉम्पोनेंट्स चेंज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में आ जाती हैं हमारे पास. ठीक है, तो अब ट्रेड ऑफ क्या है? परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी, इन दोनों का ट्रेड ऑफ क्या है? देखें, अगर मैं सिस्टम की स्केलेबिलिटी बढ़ाता हूँ, फॉर सपोज एग्जाम्पल लें, एक कंपनी है, उसको अपने सिस्टम की स्केलेबिलिटी बढ़ानी है. ठीक है, तो वो क्या करेगी? स्केलेबिलिटी मतलब बढ़ानी, यूजर्स का फ्लो बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा वेबसाइट, उसकी वेबसाइट में ज़्यादा यूजर आ सके और उनकी वेबसाइट को यूज़ कर सके. ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो बेसिकली सिस्टम्स बढ़ाएंगे. मतलब हमारे पास उन्होंने एक सिस्टम लगाया हुआ है, एक सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक और सिस्टम बढ़ाया, सर्वर्स बढ़ाए, अपने डेटाबेसेस बढ़ाए, तो वो हार्डवेयर को इंक्रीज़ करेंगे. ठीक है, स्केलेबिलिटी के लिए. जब वो हार्डवेयर को इंक्रीज़ करेंगे, आप बोलेंगे हाँ हार्डवेयर इंक्रीज़ होंगे, सीपीयूज ही बढ़ेंगे, या हमारे पास फर्दर सर्वर्स या डेटाबेसेस में इंक्रीज़ होगा, तो उससे क्या होगा? फर्दर यूजर्स मेरे पास वेबसाइट पाएंगे और मेरी वेबसाइट डाउन नहीं होगी. ठीक है, तो मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा? स्केलेबल बन जाएगा. दिस इज द सोल्यूशन. आप सोचेंगे ये तो परफेक्ट है, मगर अगर इस तरीके से करता हूँ तो इस तरीके से मेरी स्केलेबिलिटी तो अचीव हो जाएगी, स्केलेबल तो हो जाएगा, मेरा सिस्टम स्केलेबल तो बन जाएगा. मगर इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? देखें, अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स या हार्डवेयर्स को जोड़ूंगा साथ में, तो डेटा को इन सब के अंदर कंसिस्टेंट रखना, उसके लिए एक हमारे पास परफॉर्मेंस का यूनिट यूज़ होगा. ऐसा ही है, सेम सबका रिकॉर्ड सेम हो, सारी अपडेट्स अगर इसमें आ रही है तो इसमें भी रिफ्लेक्ट करें, इसमें भी रिफ्लेक्ट करें. तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास जो हमारी परफॉर्मेंस है सिस्टम की, वो डाउन होगी. बिकॉज उनके अंदर डेटा की इंटीग्रिटी रखना, डेटा की कंसिस्टेंसी रखना, रिकॉर्ड को एक साथ चेक करना कि रिकॉर्ड सही है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वो स्केलेबिलिटी तो होगी, मगर साथ में परफॉर्मेंस के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ड्रॉबैक आएगा. तो इससे क्या होगा? हमारे पास सारे सर्वर को सिंक्रोनाइज रखने के लिए हम कम्युनिकेशन, मतलब जो इनके बीच की कम्युनिकेशन है उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस खर्च कर रहे होंगे. तो इससे क्या होगा? हमारे पास स्केलेबिलिटी इंक्रीज होगी, मगर साथ में क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी.
तो एक चीज़ बढ़ी और दूसरी चीज़ डाउन हो गई, मतलब स्केलेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज हुई मगर हमारे पास यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन हो गई। तो दिस इज अ बेसिक ट्रेड ऑफ, ये पहला ट्रेड ऑफ था जो हमारे पास था, स्केलेबिलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड द सेकंड ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम, सो सेकंड जो ट्रेड ऑफ है वो हमारे पास स्पेस और टाइम के बीच में है। सो स्पेस, आपको पता होगा स्पेस, स्पेस किसकी बात हो रही है, स्पेस हमारे पास वो वाले स्पेस की बात नहीं हो रही सोलर सिस्टम वाले, ये स्पेस हमारे पास है सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है, ठीक है। तो मेमोरी हो गई या हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए जिसके अंदर हम यूज़र का डेटा स्टोर वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमारे पास स्पेस है। और टाइम क्या, उसको टाइम मतलब उस स्टोरेज या उस डेटा को एक्सेस करने के अंदर कितना जो टाइम लग रहा है वो टाइम की बात कर रहे हैं हम, सही है। तो स्पेस वर्सेस टाइम, इनमें क्या ट्रेड ऑफ है, देखें इसको समझते हैं। तो फॉर सपोज सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर कैशे मेमोरीज होती हैं, ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा रैम से कुछ डेटा अपनी कैशे मेमोरी के अंदर लेके आ जाते हैं ताकि वो फास्टली एक्सेस हो जाए, ऐसे ही है। मतलब रैम को हम लेके आते हैं और कैशे के अंदर ले जाते हैं, तो ये फास्टली एक्सेस तो हो जाती है, मतलब हमारे पास टाइम तो सही हो रहा है। मगर जब कैशे के अंदर डेटा हम लेके आते हैं रैम से टेम्परेरी तौर पर, ताकि अगर जो हमारा सीपीयू है, अगर सीपीयू को डेटा जल्दी से एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, जल्दी से कैशे से डेटा मंगाएगा और ले लेगा, उसको रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा। मगर इसमें ड्रॉबैक क्या है, मतलब टाइम कम लग रहा है एक्सेसिंग के अंदर, मगर सीपीयू जो हमारे पास एल कैशे जो हमारे पास है L1 या L2 कैशे, जितने टाइप की कैशेज होती हैं वो कैशेज फिल हो जाएंगे हमारे पास, तो स्पेस खत्म हो गया और स्पेस खत्म हुआ मगर टाइम एक्सेस बढ़ गया। तो एक चीज़ वैसे ही अप हुई और दूसरी चीज़ वैसे ही डाउन हुई। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यही था स्पेस और टाइम के बिटवीन में कि भाई रैम जो हमारे पास है या कैशे है वो तो कंज्यूम हो जाएगी मगर फास्ट एक्सेस हो जाएगा। तो एक चीज़ बढ़ी और एक चीज़ कम हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था स्पेस एंड टाइम का ट्रेड ऑफ, सेकंड ट्रेड ऑफ। एंड द थर्ड ट्रेड ऑफ इज रिलायबिलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस। सो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच में ट्रेड ऑफ कैसा है, बड़ा आसान सा ट्रेड ऑफ है। रिलायबिलिटी का मतलब सिक्योरिटी से आता है, सही है। आपने सोचा होगा यार ये बैंक बड़ी रिलायबल है, ये जगह बड़ी रिलायबल है, मतलब यहाँ पर मेरे जो पैसे अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ बैंक के अंदर तो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है यार, ये मेरा दोस्त बड़ा रिलायबल है, मैं इससे कभी भी इसको पैसे देता हूँ तो मुझे वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी से हमारे पास यही कॉन्सेप्ट आता है हमारे जहन में। तो रिलायबिलिटी का मतलब कि सिस्टम सेव होगा, सिक्योर होगा, स्टेबल होगा, मतलब 24 आवर सर्विस देगा मुझे। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर सपोज मैं बैंक की एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, आज मैंने एक बैंक की एप्लीकेशन यूज़ की, उस पर मैंने पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, मैंने मनी डिपॉजिट किया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जब मैं मनी विड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ तो ऐप ही बंद हो गई, तो इट मीन्स वो ऐप रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी इस तरीके से डिफाइन होती है हमारे पास। अब परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो। रिलायबिलिटी मीन्स आपको मैंने बता दिया सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेव हो हमारी वेबसाइट, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब रिलायबिलिटी के अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले यूज़र जब रजिस्टर करता है या यूज़र लॉगिन करता है, फॉर सपोज हम बात कर लेते हैं अपने CMS पोर्टल की, ठीक है। यूनिवर्सिटी का जो CMS पोर्टल होता है उस पर आप जाते हैं, अपनी क्या करते हैं, पोर्टल पे जाके वैलिडेशन के लिए अपना पासवर्ड डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं। तो आपने कभी देखा होगा जब मैं पासवर्ड यूज़र नेम डालता हूँ तो आफ्टर फ्यू सेकंड्स लाइक 10 to 20 सेकंड्स तो मुझे लग ही जाते हैं, 10 to 20 सेकंड्स मुझे लग जाते हैं जब मैं पासवर्ड फिल करता हूँ, अपना यूज़र नेम डालता हूँ, ठीक है, देन पासवर्ड फिल करता हूँ, तो मेरे पास 20 सेकंड्स तो मुझे लग जाते हैं मेरा डैशबोर्ड ओपन होने में, ऐसा ही है। तो वो 20 सेकंड्स क्यों कंज्यूम हो रहे हैं, वो 20 सेकंड्स लिए कंज्यूम हो रहे हैं कि सारी वैलिडिटी चेक हो रही है कि यार कोई एरर तो नहीं है, पासवर्ड सही है, यूज़र नेम सही है। तो उससे क्या हो रहा है, मुझे देर हो रही है, तो इट मीन्स परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स बढ़ेंगे। अब फॉर सपोज आपको सबसे अच्छी एग्जाम्पल देते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आप समझे कोई शो में जा रहे हैं, ठीक है, या कोई मैच चल रहा है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास PSL चलता है, तो PSL का जो मैच होता है उसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर हमारे सिक्योरिटीज़ होती है। लाइक सिक्योरिटी 1 यहाँ पर है, आपने पहले इस सिक्योरिटी को पास करना है, फिर पास करने के बाद सिक्योरिटी 2 आ गई, आपने इसको पास करना है। अब लोग सिक्योर होके तो जा रहे हैं, मतलब सेफ्टी तो बढ़ रही है, मगर साथ में क्या बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, लोग जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे पास स्टेडियम में। तो स्टेडियम में जब वो जल्दी नहीं पहुंच पा रहे तो इट मीन्स हमारे पास रिलायबिलिटी बढ़ गई मगर परफॉर्मेंस डाउन हो गई। इसी तरीके से मैं यूज़र जब पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे 20 या 30 सेकंड्स तो लगते हैं पोर्टल ओपन होने में। तो पोर्टल जब ओपन होने में 20 या 30 सेकंड्स लगते हैं तो इट मीन्स मेरी जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड हो रही है मगर रिलायबिलिटी अप हो रही है। सो ये हमारे पास तीसरा ट्रेड ऑफ था जो इसके अंदर था। और इसकी एक और अच्छी एग्जांपल है लाइक लैंग्वेज के हिसाब से कि जावा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है बिकॉज उसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिक चेक्स होते हैं।
तो जावा लैंग्वेज है तो बड़ी अच्छी, लाइक एक तरीके से चेकिंग के लिए रिलायबल बहुत अच्छी है, इस पर बैंक सारे सिस्टम्स इस पर ही बनाते हैं। मगर अगर सी लैंग्वेज को कंसिडर किया जाए तो सी लैंग्वेज जावा से फास्टर क्यों है, जावा स्लोअर क्यों है? बिकॉज सी लैंग्वेज के अंदर ये सिक्योरिटी चेक्स कम है, ठीक है। सी लैंग्वेज इतनी सिक्योरिटी चेक्स नहीं करती, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, वो डेंजरस तो है मगर तेज़ है। तो एक तरीके से अगर सी पे जाते हैं तो परफॉर्मेंस अप हो जाती है मगर रिलायबिलिटी डाउन हो जाती है, और अगर जावा पे जाते हैं तो रिलायबिलिटी अप हो जाती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन ट्रेड ऑफ। फिर उसके बाद हमारे एक सिनेरियो है जो हमारे पास पेपर से आया है। सो इस सिनेरियो के अंदर क्या है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेंसर्स। मतलब एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अपना को सपोज करें, आप एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर फॉलोइंग सेंसर है, टेम्परेचर का है, लाइट का है, ह्यूमिडिटी का है एंड एयर प्रेशर दैट विल ओपन और क्लोज विंडोज इन अ बिल्डिंग। तो ये क्या करेगा, ये सेंसर हमारे पास लाइट का है, ह्यूमिडिटी का है और एयर प्रेशर का है, वो विंडोज को ओपन करेगा या क्लोज करेगा डिपेंडिंग ऑन द सेंसर रीडिंग। मतलब सेंसर की जो रीडिंग है उसके ऊपर वो दरवाजे को खोलेगा और बंद करेगा, ठीक है। और हमारे पास इंडोर हमने समझे वहाँ पर कोई प्लांटेशन की हुई है, मतलब मैंने प्लांट्स रखे हुए और वो क्या करेगा, डोर्स को ओपन करेगा डिपेंड ऑन द सेंसर रीडिंग, ठीक है। द सिस्टम ऑल्सो टेक्स द इमेज ऑफ द प्लांट। सिस्टम क्या करता है, हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो पौधे हैं, उनकी इमेजेस लेता है टू इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई है, एंड टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल यूनिट इट इफ एनी पेस्ट अटैक्स। अभी पेस्ट क्या है, पेस्ट मीन्स हमारे पास एक तरीके से प्लांट को खाने वाले जो कीड़े होते हैं, सो उन पेस्ट की बात हो रही है। द प्लांट्स बाय सेंडिंग मेल, ईमेल एंड मैसेज with the image of the plant, the system also suggests the pesticides to control the damage। अब pesticides क्या, इट्स अ दवाई, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ड्रग, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे पास, जिसको अगर फॉर सपोज हमारी प्लांट्स के ऊपर कोई पेस्टिस मीन्स कीड़ा लग जाए तो उसको बचने के लिए, उससे बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि जब हमारे फसल या हमारी प्लांट के ऊपर अगर फॉर सपोज कोई कीड़ा लग जाए, पेस्ट लग जाए, तो हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स वो कंसिडर करेगा और मेरे साथ में एक इमेज भी खींच के भेजेगा, ठीक है। अब और क्या लिखा हुआ है, द सिस्टम क्रैश व्हेन मोर देन 3 प्लांट्स इमेजेस आर सेंड टू द कंट्रोलर। और उन्होंने मुझे ड्रॉबैक बता दिया सिस्टम का, क्या यार ज़्यादा अगर हम प्लांट की पिक्चर भेजते 3 से ज़्यादा तो सिस्टम क्रैश हो जाता है, सही है। द सिस्टम डज नॉट अलाउ टू ऐड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर फॉर सपोज मैं नए सीड्स, नए प्लांट्स डाल रहा हूँ तो सिस्टम पुराने प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन देता है, नए की नहीं देता। एक और ये ड्रॉबैक है। फिर द सिस्टम ओनली सेंड मैसेज टू एंड्रॉइड एंड मोबाइल डिवाइसेज। मतलब सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस पे, ओएस मीन्स दूसरे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे नहीं है, लाइक विंडोज़ वगैरह पे नहीं भेजता, ठीक है। बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड लाइट सेंसर्स द विंडोज आर ओपन एंड क्लोज। मतलब बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मतलब लाइट और टेम्परेचर के हिसाब से सेंसर्स की विंडोज खुलती हैं और ओपन होती है। ये दो टेम्परेचर, मतलब इन दो चीज़ों के ऊपर, लाइट हो गई, सन की रेज हो गई, और हमारे पास टेम्परेचर हो गया या गर्मी या सर्दी है, उसके ऊपर हमारे पास विंडोज ओपन होती है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स विच क्वालिटी विल यू ट्रेड ऑफ टू अचीव दैट आइडेंटिफाइड क्वालिटी, डिस्कस एनीवन। तो सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगी यार, ये कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपने आइडेंटिफाई की, और कौन सी क्वालिटी है जो ट्रेड ऑफ में, मतलब अगर मैं उस क्वालिटी को बढ़ाता हूँ तो दूसरी चीज़ डाउन हो जाएगी, तो वो ट्रेड ऑफ वाली बात आ गई, ठीक है। तो जब अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हम इस टाइप के सिनेरियोस को क्लियर कर सके, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहले हमने सिस्टम से पढ़ा, द सिस्टम क्रैशेस। पहला ही पॉइंट बता रहा है कि सिस्टम क्रैश कर जाता है जब 3 पिक्चर्स आती है। तो सबसे पहला क्या आपके दिमाग में क्या आएगा, सिस्टम स्केलेबल नहीं है, ऐसा ही है। तो स्केलेबल क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे पास 3 पिक्चर्स भेजता हूँ और सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो द सिस्टम क्रैशेज व्हेन मोर देन 3 पिक्चर्स इमेजेस ऑफ प्लांट आर सेंड टू द कंट्रोलर, सही है। मैंने कहा स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे पास जब भी मैं पिक्चर्स ऐड करता हूँ तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सर्वर को रेप्लिकेट करूँगा, नए हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूड करूँगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास स्केलेबिलिटी तो आ जाएगी। मतलब अब मैं प्लांट की 5 से 6 या 10-12 पिक्चर्स भेज पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपना सिस्टम या रिसोर्स को इंक्रीज कर लिया, सिस्टम स्केलेबल बन गया। मगर क्या होगा, जो सिस्टम स्केलेबल बना उसके ट्रेड ऑफ में मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बताना है कि टू अचीव स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस स्लैश रिसोर्स आर ट्रेड ऑफ। स्केलेबिलिटी तो अचीव हो गई सिस्टम के अंदर, मगर परफॉर्मेंस डाउन हो गई। फिर सेकंड मिसिंग क्वालिटी है कि ये लास्ट में आप देखें, इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर और लाइट सेंसर्स के ऊपर ही विंडोज खुलती हैं हमारे पास, ठीक है। जो प्लांट्स को हमारे पास सन रेज दे रही हैं, तो वो दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे हमारे पास खुल रही हैं। तो इसमें क्या मसला है, इसमें मसला है रिलायबिलिटी का।
रिलायबिलिटी का कैसे मसला है? अब फॉर सपोज हमारे पास उन्हें जो सेंसर्स है उन सेंसर्स को और भी चीज़ों को चेक करना चाहिए। टेम्परेचर और लाइट के अलावा हमारे पास उन सेंसर्स को क्या चेक करना चाहिए कि यार कोई ह्यूमिडिटी तो नहीं है, हमारे पास हवा में नमी तो नहीं है, अभी हमारे पास मौसम सही है, बेसिकली कुछ ज़्यादा ही तो गर्म नहीं है, टेम्परेचर तो हम चेक कर रहे हैं मगर हवाएं तो नहीं चल रही, तूफान वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मेजर करते हुए अगर सेंसर ने वो चीज़ें चेक की, इट मीन्स रिलायबल है, जैसे हमने बताया था सिक्योर है सिस्टम, तो उससे क्या होगा, हमारे पास सेंसर्स की एक्यूरेसी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, मगर साथ में क्या होगा, परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस होगी, बिकॉज ज़्यादा सेंसर्स होंगे, सिस्टम ज़्यादा सोचेगा, जब ज़्यादा सोचेगा हमारे पास तो परफॉर्मेंस कम होगी। ये वही सीन है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स स्लैश आर्किटेक्चर पैटर्न। सो वो हमारे ट्रेड ऑफ्स है, तो ट्रेड ऑफ्स हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होते हैं विद दिस सिनेरियो। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड आर्किटेक्चर पैटर्न्स। सो आर्किटेक्चर स्टाइल्स और आर्किटेक्चर पैटर्न्स क्या होते हैं? आर्किटेक्चर स्टाइल मीन्स आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है समझते हैं और उनके पैटर्न को समझते हैं। देखें, आर्किटेक्चर का मतलब होता है द वे टू ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सिंपल सा मतलब है। वही सिस्टम कंपोनेंट्स, मतलब फॉर सपोज मेरे सिस्टम के अंदर 100 कंपोनेंट्स है, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। लाइक मेरी एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर होम पेज है, अबाउट का पेज है, उन सबको किस तरीके से मैंने लेके चलना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, कि कौन से आर्किटेक्चर में मैं कौन से कंपोनेंट में होम पेज शुरू में क्यों रखूँ, मैं एंड में क्यों नहीं रख सकता, मैं प्रोडक्ट्स शुरू में क्यों नहीं रख सकता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम जो बेस करते हैं ना, वो हम लाइक वो सारी चीज़ें कंपोनेंट्स जिसके ऊपर बेस्ड करते हैं, वो हमारे पास करते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर, कि किस तरीके से हमारे पास कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर है, हमारे पास स्टाइल्स हैं। तो जो हम इसके अंदर कवर करेंगे एसडीए के अंदर, द फर्स्ट वन इज एमवीसी। अब एमवीसी के दो हमारे पास आर्किटेक्चर है, एमवीसी 1 एंड एमवीसी 2, ठीक है। फिर हमारे पास पैक है, हमारे पास पैक आर्किटेक्चर है, एक रेपोजिटरी है, ब्लैक बोर्ड एंड लेयर आर्किटेक्चर है, ठीक है। सो हम मोस्टली 5 इन आर्किटेक्चर्स को कवर करेंगे। और एक जर्नल आर्किटेक्चर हमने ऊपर पढ़ा था, बॉक्स एंड लाइन डायग्राम वाला, वो भी एक आर्किटेक्चर है, मगर वो एक बहुत जर्नल टर्म के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता, वो डायग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने बताया आपको आर्किटेक्चर यूज होता है कि कंपोनेंट्स किस तरीके से डिवाइडेड है, वो आपस में कनेक्शन मतलब कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास प्रोडक्ट का पेज है, अगर प्रोडक्ट से क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ड, तो ऐड टू कार्ड कैसे हो रहा है, सर्वर से कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारी कैसे आती हैं, वो हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर कौन से बेस में आती है, वो आर्किटेक्चर में आती है कि एमवीसी यूज हुआ हुआ है, इसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक नीड है आर्किटेक्चर की। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी नीड आर्किटेक्चर, भाई आर्किटेक्चर की जरूरत ही क्यों है। भाई देखो, अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो रैंडमली, मैंने बोला मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, मैं विदाउट कोई आर्किटेक्चर के नहीं बना सकता। अगर मैं रैंडम बोल रहा हूँ यार मैं इसको इस चीज़ को, फॉर सपोज मैंने एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मैंने कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं किया, मैं गया, मैंने बोला मैं कोड करने लगे डायरेक्ट, मैंने ना कोई प्लानिंग की, ना कोई रिक्वायरमेंट गैदर की, ना कोई आर्किटेक्चर सोचा, मैं डायरेक्ट गया और कोड करने लग गया। मैंने बोला यार सबसे पहले हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे, पेशेंट की कोई चीज़ बनाते हैं, फिर उसमें क्या मसला होगा, आपका सिस्टम बन जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर उसमें ही बन जाएगा, मसला ऐसा कोई ऐसा सच नहीं आएगा। मगर जब बाद में आप उसको स्केलेबल करेंगे तो आप बोलेंगे यार ये चीज़ तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ की ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज आ जाएंगे। तो आप क्या हो जाएगा, आपका जो आर्किटेक्चर हो जाएगा ना, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, आपने कोई ना सर्टेन रूल्स को फॉलो किया है, तो मेंटेनेंस बाद में हार्ड हो जाएगी। दूसरा डेवलपर आएगा, वो बोलेंगे यार इन्होंने किया ही किया है, मुझे तो सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, रिकॉर्ड्स यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, तो कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी बिकम हार्ड। अब आर्किटेक्चर के हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स है। अब की कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, इससे भी हमारे पास एक सवाल आता है बहुत अच्छा सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास कनेक्टर्स का पूछा जाता है और एलिमेंट्स का पूछा जाता है, की एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो हम अभी तो बेसिक तौर पर इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम कनेक्टर्स को इन डिटेल लाइक कवर कर रहे होंगे। सो की कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो सारे मेजर ब्लॉक है, कॉम्पोनेंट्स है, वो सारे मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर फंक्शनैलिटी होने वाली है, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। फॉर सपोज मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर प्रोडक्ट का पेज है, सो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट कार्ड्स है उन पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, तो वो सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, वो कंपोनेंट्स हैं जो कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज या सिस्टम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कनेक्टर्स। कनेक्टर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कनेक्टर्स। अब उन मॉड्यूल्स जो सब सिस्टम्स या मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन का सारा जिम्मा किसके ऊपर है, वो है कनेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। कि आपस में अपने दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ,
तो कनेक्टर क्या हुआ यहाँ पर, फोन हुआ, ठीक है, फोन पे बात कर रहा हूँ, अच्छा फोन भी हो गया कनेक्टर, मगर उसके ऊपर कोई जो नेटवर्क है, फॉर सपोज मैं कोई सिम नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो वो भी इट्स सॉर्ट ऑफ कनेक्टर, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंस्ट्रेन। अब कंस्ट्रेन क्या होता है, कंस्ट्रेन का मतलब होता है सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या कोई कानून जिसके ऊपर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज अगर हम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं ना, जैसे एमवीसी फॉलो कर रहे हैं, तो एमवीसी के अंदर हमारे पास होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ऐसा नहीं है मैंने नया इसके अंदर एक नया कंपोनेंट ऐड किया जिसका मैंने नाम रखा फंक्शन, या फॉर सपोज मैंने उसका नाम रखा लाइक सर्वर बेस्ड फंक्शंस, ठीक है, या कोई नया कंपोनेंट मैंने अपनी तरफ से बना लिया, तो ये क्या हुआ, मैं कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो मेरा आर्किटेक्चर है, जो बेसिक आर्किटेक्चर था, उसके अंदर मैंने एक नया अपनी कोई नई चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है, वो एक कंस्ट्रेंट से बचना है आपने, वो चीज़ से बचना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आए थे एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स वन ऑफ द लास्ट लाइक की कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। एट्रीब्यूट्स मीन्स अगर हम उस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्वालिटी उससे मेरे सॉफ्टवेयर में आएगी, क्या स्केलेबिलिटी आएगी, कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बनेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एट्रीब्यूट में बात करते हैं। यार एमवीसी में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एमवीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास सारी चीज़ें अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है। मगर क्या होता है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर कंपोनेंट टूटा हुआ आपस में, तो रिक्वेस्टें यहाँ से वहाँ होने में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे हमारे पास रिक्वेस्ट हेड ज़्यादा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात होती है जो आर्किटेक्चर के अंदर होता है कि कौन सा आर्किटेक्चर ज़्यादा अच्छा है, कौन सा आर्किटेक्चर किस सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जब तक नॉलेज को कैच करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।